क्लास 7th हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे वसंत में पार्ट 2 दादी माँ। तो ये लेसन जो है लेखक ने अपनी दादी माँ के स्मरण पे लिखा है और साथ ही साथ उनकी स्वभाव का वर्णन, दादी माँ किस तरह की थी, कैसे लोगों की देखभाल करती थी, क्या उनका स्वभाव था, ये इसी चीज़ का वर्णन है। चलिए हम पढ़ते हैं। कमजोरी यह है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो लेखक अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि वो बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने का मतलब है कि वो उनकी आयु 20 वर्ष की है और कभी कभी वो अपने आप को, उनके मन बड़ा उदास सा हो जाता था। तो उनके जो मित्र लोग थे वो कहते थे कि उनको खुश करने के लिए बताते थे कि छुट्टियां आने वाली हैं, और बाद में पीठ पीछे ये बहुत इमोशनल है, भावुक हैं, ऐसा करके मजाक उड़ाते थे। मैं सोचता हूँ अच्छा है, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। शरद मतलब शरद ऋतु, जो बरसात के, वर्षा ऋतु के बाद जो ऋतु आती है जिसमें हल्की सी ठंड शुरू होती है और वर्षा ऋतु का अंत होता है, उसे हम शरद ऋतु कहते हैं। जिसमें शरद पूर्णिमा आती है और सितंबर का महीना होता है, उसे ही शरद ऋतु कहते हैं। तो उस ऋतु में हल्की सी ठंडक होने लगती है। तो उसी के समान शीत ऋतु की ठंडी किरणें और स्वच्छ शीतल, बहुत ऐसा किसी का धुंधली छाया नाच उठती। धुंधली छाया मतलब वो किसकी याद करते हैं? अपनी दादी की। मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। कुंवार का महीना मतलब जो होता है जब इसे सितंबर या अक्टूबर के बीच का महीना में आ सकता है कुंवार। और इसी समय जो होता है नवरात्र में दुर्गा जी की जो स्थापना होती है इसी कुंवार के महीने में होती है। तो जो लेखक हैं वो इसी की याद कर रहे हैं कि मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। तो उस समय वर्षा ऋतु की समाप्ति होती रहती है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। तो ये लेखक जो वर्णन किया है, उस समय वर्षा ऋतु लगभग समाप्त हो जाती है और गड्ढों में जो बारिश का पानी रहता है उसमें बहुत दूर दूर से आई घास जो सड़ती है और उस समय बहुत उमस का मौसम रहता है। तो एक प्रकार की अलग गंध आती है और जलाशय मतलब तालाब में बच्चे नहाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हर मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। वाकई में हर मौसम की अपनी खासियत होती है। आषाढ़ में आम जामुन न मिले चिंता नहीं, तो आषाढ़ के महीने में ही आम और जामुन आते हैं। आषाढ़ का महीना जैसे जो अभी हमारा चल रहा है मौसम महीना, वो हम आषाढ़ ऋतु बोलेंगे। आषाढ़ का महीना है तो इसी महीने में आम और जामुन आते हैं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, तो अगहन का महीना होता है जो वो ठंड में आता है, दिसंबर जनवरी में। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, और चैत होती है आपका अप्रैल में। अफसोस नहीं। तो लेखक कहते हैं कि उन्हें हर महीने में मिलने वाली चीज़ें भले ही ना मिलें तो उनको कोई दुख नहीं होगा, पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेकिन इस कुंवार के दिनों में यहाँ पर नहाना और कूदना, पानी में खेलना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था मतलब उन्हें याद आ रही थी। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। ज्वर मतलब बुखार। तो लेखक को हल्का फुल्का बुखार में मज़ा आता है क्योंकि उन्हें खाने के लिए बढ़िया नींबू और साबुदाना मिलता है और सेवा सत्कार हुए वो अलग। लेकिन इस बार जो उनका बुखार था वो बहुत तेज़ था और उतरा कब? रात को 12 बजे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारहीन धोती,
सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। तो स्नान करने के बाद कहीं से कुछ भभूत वगैरह लेके आई थी और वो अपने पोते के बुखार जो था उनकी उतारने के लिए उपाय कर रही थी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, चारपाई मतलब खाट के पास, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो जितना एहतियात होना चाहिए वो सारा कुछ करती थी और लोगों को ये भी सलाह देती थी कि यदि घर पे कोई बीमार है तो सीधे उसके पास नहीं आना चाहिए, बल्कि हाथ पैर धोकर आना चाहिए। और बुखार उतारने के लिए दालचीनी एक जो मसाला होता है उसका भी लेप करती थी और उनको हवा करती थी और उनके माथे में और पेट को छूकर उसके बुखार का अनुमान लगाती थी। दादी माँ को गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेज़ महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो वो खाली अपने पोते के नहीं बल्कि गांव में यदि कोई और भी बीमार रहता तो उसके पास भी जाके वही वो सारे काम करती जो अपने पोते के साथ करती थी। और उसके बाद फिर जितने भी बुखार या बीमारी होती है सबके नाम लेती, साथ में ये भी सोचती थी कि कोई नज़र ना लगी हो। और महामारी या विषूचिका मतलब जैसे अभी कोविड है, उस तरह पहले भी ऐसी कोई हैजा और ये इस तरह की प्लेग जैसी महामारी आती थी तो उस समय भी वो सवेरे स्नान करने के बाद और जैसे अभी लोग काढ़ा बनाते थे वैसे वो लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार देती थी और गूगल एक धूप होती है और धूप का धुआं करती थी पूरे घर में। और उसके बाद बिस्तर बदलना और पूरा देखभाल करना और यदि कोई कमी हो जाए तो सारे लोगों की खबर लेती थी। लेखक कहते हैं कि अभी भी बुखार आता है, जो उनका कुक है वो खाना बना देता है, डॉक्टर भी आते हैं, दवा दे जाते हैं, नौकर चाकर भी रहते हैं, लेकिन पहले जैसी बात नहीं है जो दादी के समय में रहती थी। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहर निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी मतलब नाराज़ हो रही थी और किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। मतलब भले ही वो काम नहीं करती थी लेकिन उनका प्रेजेंस ऐसा रहता था कि वो दूसरों से सही समय पे काम कराती थी और यदि वो नहीं रहती थी तो सारे काम उनके क्या हो जाते थे, लेट लतीफ़ हो जाते थे। और लेखक के बड़े भाई की शादी तय हो गई थी, अब शादी होने वाली थी तो ऐसा लगता था कि दादी माँ के ही ऊपर सारा काम है और यदि पड़ोस में कोई बुलाता था तो वो यही कहती थी कि मुझे तो अभी फुर्सत ही नहीं है। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में घर मैं लौटा, बाहर निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंखों में शर्म तो है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो वो पैसे भी किसी को दे देती थी और जब वो नहीं लौटा पाई जिनको पैसे दिए थे रामी की चाची को तो दादी माँ उसके पर बहुत नाराज़ हो रही थी।